जितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी उतनी चोरी ज्यादा होगी, उतनी नॉन रिकवरी ज्यादा होगी। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ये तो भाई क्या सोच के आए थे? आपके पास क्या कोई प्लान नहीं था? देखिए, वो अपने साथ एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, वो पुराना काम देखते हैं, वो चार लोगों से बात करते हैं। आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 42,000 मेगावाट्स की करीब की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दौर में खुश आमदीद। और आज सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान, जो हमारा एक वीकली शो है, ब्रॉडकास्ट है, जिसमें कि हम पाकिस्तान की मईशत और माशरत के हवाले से जो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस या पॉलिसी डायलॉग जिसे कहा जाता है, उसको हम उसका एहतमाम करते हैं। मेरा साथ देते हैं हारून ख्वाजा साहब, जो मौजूद हैं इस वक्त मेरे साथ। और नाज़रीन, पिछले हफ्ते भी हमने पाकिस्तान की मईशत के बारे में भी डिस्कशन की थी, नई केयरटेकर गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। आज आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो जिस पे कि अवाम का एहतजाज, गम और गुस्सा जो है, वो बिजली के नर्ख जो बढ़ाए हैं मौजूदा गवर्नमेंट ने, और उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है पेशावर से लेकर कराची तक और कोयटा से लेकर लाहौर तक। पूरा मुल्क में इस वक्त जो है एक शदीद बहरानी कैफियत है। निगरान वजीर आजम जो है, उन्होंने उसके ऊपर नोटिस लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल कर ली है। और ये बिजली के नर्ख, बहुत से लोग, अक्सर लोगों का ये कहना है कि अब ये अनअफोर्डेबल है उनके लिए, खुसूसन हमारे माशरे के जो लो इनकम ग्रुप्स हैं या मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों आई। इससे पहले आपको पता है कि जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं, उनकी तरतीब और उनकी जो इंतज़ाम है, उसमें भी तब्दीली लाई गई है। और वो कितनी बेहतर साबित होगी आगे जाकर कि नहीं होगी, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और दूसरी बड़ी जो अहम आप खबर भी देख रहे हैं, मौजू भी जेर बहस है, वो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है, वो अब आसमान को पहुंच गई। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 300 रुपए से ऊपर का डॉलर जो बिक रहा है। अव्वल तो मार्केट में है ही नहीं। और 327, 325, 330, अब लोग ये कह रहे हैं ये और ऊपर जाएगा। इसके क्या असरात होंगे महंगाई पर, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। तो वेलकम ख्वाजा साहब। आज आई नो कि हमने कुछ और मामलात के ऊपर भी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन अब ये अवामी मसाइल जो हैं ये सामने आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि सबसे पहले हम आपसे यही बिजली के नरखों के ऊपर बात करेंगे। इसका जो निज़ाम है, कहाँ कहाँ इस निज़ाम में गड़बड़ है, और ये जो नर्ख ऊपर जा रहे हैं, अवाम पे जो बोझ डाला जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं, और इसको जरा इसको थोड़ा सा नाजरीन के लिए एक्सप्लेन भी करें। जी। जी, रजा, मैं इस पे आता हूँ। थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट इसका थोड़ा सा जी। बनाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा हमारे प्रीवियस प्रोग्राम के बाद, जो हमने केयर टेकर कैबिनेट डिस्कस की थी, कि जी वो नया दौर पे सेठी साहब आए तो वो चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद सोलंकी साहब आए तो वो मिनिस्टर बन गए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। तो अब रजा साहब कब बन रहे हैं? तो आप जरा नाजीन को बता दें आप कब बन रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये तो आपने बड़ी जो है ना, ये तो आपने मुझे यू हैव टेकन मी बाय सरप्राइज देखे। जी। मैं बिल्कुल नहीं बन रहा, और ना ही कोई इरादा है। उसकी वजह ये कि ये जो है काम, ये एक वक्ती तौर पे इस तरह की वजारतें शर्तें और मिलना। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये तो कांटों का एक ताज अपने आ बैल मुझे मार वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से अभी आप बताएंगे भी, बिजली का मामला हो या दीगर मामलों, इतने कॉम्प्लिकेटेड पाकिस्तान की गवर्नेंस हो चुकी है कि उसमें अगर आपको चाहें भी तो बड़ा मुश्किल है कुछ भी अचीव करना। मतलब ये एक, आई नो मैं बड़ी पेसिमिस्टिक बात कर रहा हूं, लेकिन ये कि फिलहाल तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, और प्लीज मुझे अभी यहीं रहना अच्छा, है। तो मैंने देयर इज अ रीजन, मतलब बड़ा सीरियस टॉपिक है, और ये मैंने डिलिबरेटली ये सवाल किया था, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम हमने जो गुफ्तगू की थी केयरटेकर कैबिनेट की, तो जनरली स्पीकिंग हमने उसमें दो चीजें आइडेंटिफाई की थी। एक तो ये था कि अबाउट 25-27% जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। तो प्रीटी मच स्टेटस को होगा। दूसरा हमने ये कहा था कि जनरली स्पीकिंग ये अच्छे लोग हैं, इनकी अच्छी रेपुटेशन है और प्रोफेशनल लोग हैं, और कोई इसमें ऐसा नहीं था कि कोई। जी। लेकिन अब ये एक हफ्ते के बाद मुझे ये समझ नहीं आ रही है
कि आपको याद है लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि समय पहले तो ये बताएं कि 90 डेज के लिए आए हैं, 180 डेज के लिए आए हैं, ये साल के लिए आए हैं, 2 साल के लिए आए हैं, ये की डिटर्मिनिंग फैक्टर है। अब एक तरफ देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब वो हर स्पीच में वो आज भी उन्होंने कहा कि जी हम अमेरिका के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अरे भाई लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हैं, मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बात करते हैं तो वो क्या इंसिनुएट करें कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं? चले जी लॉन्ग टर्म के लिए आ गए या मीडियम टर्म के लिए आ गए, लेकिन फिर आपका प्लान क्या है? ये तो ऐसे लग रहा है कि किसी को पता ही कुछ नहीं है। मतलब मैं आई एम शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड कि आई मीन वी हैवंट इवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट थिंग्स। ये जो बिजली का हो रहा है और ये जो डॉलर के साथ हो रहा है, अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो 2 हफ्ते हो जाएंगे मंडे नेक्स्ट वीक, और उन्होंने आज एक कमेटी बनाई है और उसको कहा है कि जी आप 2 हफ्ते में हमें रिपोर्ट दें कि हमें क्या करना चाहिए। आई एम कंप्लीटली बैफल्ड कि ये किस तरह की हमारी केयर टेकर सेटअप आ गया है। मेरी इनको सिंसियर जो है एडवाइस ये है कि जनाबे वाला 90 दिन में इलेक्शन कराएं और गले से ये अपना ये जो है ना ये इस कंबल से जान छुड़ाएं और आप घर जाएं 90 डेज में। किसी ऐसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को आने दें जो कि जिनके पास लोगों की बैकिंग है और वो ये मुश्किलात अपने सर लेने को तैयार है और जिनके पास होपफुली प्लान हो। तो ये तो बैकग्राउंड आ गई कि समझ नहीं आ रही इन्होंने क्यों अपने गले में ये डाल दी है प्रॉब्लम। अब आ सही जाए आखिरी सवाल। तो बिजली का जो है देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो इसके ऊपर कंसिस्टेंटली बात करते आए हैं। मैं जरा थोड़ा इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए हमारे जो क्योंकि मुझे आपने ये टॉपिक अभी आज ही बताए थे, तो मैं आई विश मेरे पास टाइम होता मैं आपसे बड़े डिटेल में ये शेयर करता, लेकिन जनरली स्पीकिंग देखिए हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं, जो हमारे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो तकरीबन कोई 16-17% के करीब है। जो हमारी रिकवरीज हैं उसमें से जो रिकवर नहीं होता, ये अकॉर्डिंग टू ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी वगैरह इनके मुताबिक वो तकरीबन 6 से 7%। तो ये तकरीबन 22-23% तो ये एडमिट कर रहे हैं कि जी वो तो या चोरी हो जाता है या रिकवर नहीं होता। ठीक है जी। उसके ऊपर वो तकरीबन 522, उससे भी ज्यादा, ये पिछले साल की मैं बात करूं तो 500 अरब से ज्यादा की सब्सिडीज हैं, यानी कि वो भी नहीं आने। तो अब मुझे आप बताएं कि इस तरह से तो कोई दुकान नहीं चलती, क्योंकि घरेलू बजट नहीं चल सकता कि भाई आपकी इनकम जो है वो 100 रुपया है, और आप वो खर्च जो है वो आप 140-150 कर रहे हैं। ये कितनी देर चलेगा? तो सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जब तक अ, ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनकी इनकम अपने एक्सपेंसेस से ज्यादा नहीं होगी, तो ये जो लॉस है ये आम पब्लिक के ऊपर डालना पड़ेगा इनको, और कोई चारा नहीं है। ठीक है, ये यस एक बात हो। अब करना क्या, उसमें भी आते हैं। मैं जरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करके आपको बता दूं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि भाई इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, और वो जो लॉस होता है वो लोगों पे डाल देते हैं। नंबर 2 वो ये है कि सर्कुलर डेट। अब वो सर्कुलर डेट, वो इशू ये है कि अभी इस वक्त वो तकरीबन कोई 2700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट हो चुका है। अच्छा, वो सर्कुलर डेट क्या है कि जी वो आप मतलब ये एक साइकिल है कि तेल आता है या गैस आती है, उसकी एक प्राइस होती है, वो जनरेशन कंपनीज उनसे खरीदती हैं या आईपीपीज उनसे खरीदती हैं। वो फिर आगे इनको बेचती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिल इकट्ठा करते हैं, उनसे पूरे पैसे इकट्ठे नहीं होते, तो वो जनरेशन वालों को पैसे नहीं देते। जनरेशन वाले जो हैं वो फिर जो सप्लायर्स हैं उनको नहीं दे सकते। तो ये एक साइकिल बना हुआ है जिसको सर्कुलर डेट करते हैं। वो तकरीबन 2700 अरब के करीब हो चुका है। अब उसका 2/3 जो है, 2/3 2700 अरब का, तकरीबन 1800 अरब वो आईपीपीज का है। आईपीपीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये वो हैं जिनके साथ हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये प्लांट्स लगाए थे जब लोड शेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, और उससे भी पहले के। और उसमें कैपेसिटी चार्जेस रखे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, तो बहुत लुक्रेटिव हमें जो टर्म्स ऑफर करनी पड़ी थी। तो वो जब लुक्रेटिव टर्म्स के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स आए या लोकल भी जो थे,
उन्होंने पैसे लगाए, तो वो कैपेसिटी चार्ज यानी कि अगर वो आपको 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बेचते हैं तो वो आपको चार्ज करेंगे एक सर्टन रेट के ऊपर, और अगर वो नहीं बेचते किसी भी वजह से, वो तब भी आपको चार्ज करेंगे। राइट तो राइट। कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो वो तकरीबन 60% या जो हर किसी का डिफरेंट है, वो गवर्नमेंट को देना ही देना है। अच्छा, सो वो गवर्नमेंट दे नहीं पा रही क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, और मोस्ट ऑफ दम उनको डॉलर टर्म्स में देने की जरूरत है, तो डॉलर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये दूसरा इशू ये, पहला इशू तो ये है कि जी वो खर्चते हैं 100 और इकट्ठा करते हैं 75, वो 25 का गैप जो है वो लोगों पे डालना पड़ता है, प्लस सब्सिडीज भी हैं, लोगों को मुफ्त भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये सर्कुलर डेट है जो कि बढ़ता जा रहा है, 2700 अरब के ऊपर पहुंच गया है, तो इसको भी कम करना है। IMF आके कहता है जी इसको कम करें, तो इसका भी जो बर्डन है वो आहिस्ता आहिस्ता इनका गोल ये है कि वो लोगों पे डाल के इसको खत्म करें। सो ये हैं जी दो मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिल्कुल इससे बिल्कुल। मसला क्या क्रिएट होता है, एक तो लोगों के ऊपर जो आप देख रहे हैं, आप लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। दूसरा ये है कि वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी उतनी चोरी ज्यादा होगी, उतनी नॉन रिकवरी ज्यादा होगी। सो ये कि विशेष साइकिल है, इसके अंदर माइंड अप्लाई करने की जरूरत है, इसके अंदर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाने की जरूरत है, इसके अंदर कोई ऐसे लोग लाने की जरूरत है जो कि समझते हो कि कारोबार कैसे चलता है, या ये किस तरह से डील करना है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। राइट। सो अब मैं आता हूँ कि करना क्या चाहिए। तो अभी तक जो मैंने बात की, देखें ये तकरीबन सबको पता है, मैंने कोशिश की सिंप्लीफाई करने की, लेकिन ये तो कब से चल रहा है, ये तो एक डेली की रूटीन है, इसके ऊपर बात हो, आप टीवी चैनल्स लगाएं, आप अखबार पढ़ें, सबको पता है जी लाइन लॉसेस भी हैं, पैसे वो अपना रिकवरीज नहीं है, ये जो सर्कुलर डेट है, सबको पता है इस चीज का, ये कोई नई बात नहीं है, तो ये होना ही था और अभी ये शुरू हुआ है। राइट। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, ये तो भाई क्या सोच के आए थे, आपके पास क्या कोई प्लान नहीं था। अब ये जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, ये तो हम तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करते हैं। वो क्या है? सो अगेन सिंप्लीफाई, दो सॉल्यूशंस, आपके पास चारा कोई नहीं है, यू हैव टू डू दिस। वो आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा, कल नहीं करेंगे परसों करना पड़ेगा, इवेंचुअली आपको ये करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि अब कर लें, एंड इवन बेटर कि केयर टेकर गवर्नमेंट करे जिसके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी की कोई गवर्नमेंट आ गई, उनके फिर लोग बाहर निकलेंगे तो उन पर प्रेशर होता है कि ये काम जो है वो ना करें। पर अब तो जो पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आएगी उनको भी करना पड़ेगा। सो सोल्यूशन नंबर 1 वो ये है जी कि आपकी जो एनर्जी मिक्स है उसके अंदर वो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तकरीबन 42,000 मेगावाट्स की करीब की है, तो उसमें आप तकरीबन 43% जो है आप इंडिजिनस यानी कि आप उस फ्यूल से या उस जरिए से बनाते हैं जो कि पाकिस्तान में पैदा होता है, विच इज अ गुड थिंग, और ये बढ़ता जा रहा है। उसमें उसमें हम पानी जो हाइड्रो है उसमें 24% है, न्यूक्लियर 12% है, रिन्यूएबल्स यानी कि विंड सोलर बगास वगैरह जो है सूरज से या हवा से ये जो बिजली वगैरह होती बनती है है, जी। या ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस फसलों वगैरह का, वो 3% उससे बनती है। और थर्कोल जो कि मैं समझता हूँ ये फ्यूचर है, ये हमें बचा सकता है, वो 4% इस वक्त कर रहा है, तो तकरीबन 43%। बाकी 57% जो है वो इम्पोर्ट होती है। अब वो जब इम्पोर्ट होती है और डॉलर आपका डिप्रिशिएट करता जाए, वो हमारा सेकंड टॉपिक जैसे आपने कहा, वो बाद में उसकी बात करते हैं, डॉलर डिप्रिशिएट होता जाएगा तो वो और महंगी होती, जितनी डिप्रिशिएट होगा उतना इम्पोर्ट महंगी होती जाएगी, जितनी इंपोर्ट आपकी फ्यूल महंगा होगा उतनी बिजली महंगी होती जाएगी, उतनी ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होती जाएगी, तो वो भी सारा फिर लोगों को बेयर करना पड़ेगा। तो इसमें दो चीजें करने की जरूरत है, एक तो आपको वॉर फुटिंग के ऊपर अपनी इंडिजिनस यानी कि जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं रिसोर्सेज उनके ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉर फुटिंग के ऊपर, यानी कि आप कन्वर्ट करें, आपकी मसलन 60,000 मेगावाट की पोटेंशियल है वाटर के ऊपर, आप सिर्फ 10,000 300 10,000 2051 बना रहे हैं। इसी तरह आपके जो रिन्यूएबल्स हैं, यहाँ पे सूरज बहुत है, उसके ऊपर किया जा सकता है फोकस। विंड की बहुत पोटेंशियल है, विंड की भी तकरीबन 50,000 मेगावाट पोटेंशियल है, हम सिर्फ तकरीबन 2,000 मेगावाट बना रहे हैं।
और मैं ये बार बार कहता हूं कि थर कोल हमारा सेवियर है। थर कोल पे 5 रुपए से कम की बिजली बन रही है और इसके ऊपर वॉर फुटिंग के ऊपर हमें जो है ना वो फोकस करना चाहिए। तो एक तो मिक्स आपका जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है ताकि आपकी ये जो डिप्रिसिएशन रुपये की है इससे बचा जा सके और इतना इसके ऊपर इफेक्ट ना हो। तो एक तो ये इमीडिएटली करने की, ठीक है। अब दूसरी साइड आ जाए। दूसरी साइड है जी कि ये आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस और रिकवरीज इसको इम्प्रूव करना है। उसका क्या तरीका है? उसका जनाब वाला एक ही तरीका है कि हुकूमत का कोई काम नहीं है ये कारोबार इस तरह का चलाने का। इसको आप भाई प्राइवेटाइजेशन एक वो एक धब्बा बन गया इस मुल्क के अंदर, उसकी बात करना, चले ना करें आप प्राइवेटाइज, ठीक है। एक्चुअली मैं भी फ्रैंकली उससे एग्री करता हूँ, ना करें प्राइवेटाइज, कोई मसला नहीं है। आप आप समझते हैं ये नेशनल एसेट्स हैं तो कोई बात नहीं, आप उसकी ओनरशिप रखें, हम्म। लेकिन उसको आउटसोर्स कर दें। उसको 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए आउटसोर्स कर दें, कंपेटिटिव बिडिंग कराएं, उसको आउटसोर्स करें या उसको लीज कर दें 20, 25, 30 साल के लिए। जो भी आपको ओनरशिप आपके पास ही रहेगी, लेकिन वो जो लीज का पीरियड है या आउटसोर्सिंग का पीरियड है उसके बाद वो ओनरशिप वापस आ जाएगी, आप दोबारा बिड करके। सो ये यू हैव टू गिव इट टू द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जब तक ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं जाएगा तो ये एक बिजनेस के तौर पे नहीं चलेगा। ये आपकी सब्सिडीज तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक गवर्नमेंट चलाएगी, सब्सिडीज भी देती रहेगी, रिकवरी भी नहीं होगी और लॉसेस भी बढ़ते रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करेगा, आपके लाइन लॉसेस कम करेगा, आपकी चोरी कम करेगा और रिकवरी पूरी करेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट बनाना है, वो एफिशिएंटली चलाएंगे, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर क्या भी जी। देखिए, केईएससी की जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उस तरह ये मसला ही इस वजह से हुआ है कि केईएससी की प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुई। उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो जो जनरेटिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों इकट्ठे करके हमने उसको ऑफलोड, हमने प्राइवेटाइज कर दिया। ये एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। ये एक्सपीरियंस जो है इससे हमें ये सीखना चाहिए कि ये दो सेपरेट चीजें हैं, इनको आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको लीज करें या आउटसोर्स करें। आप जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके मत प्राइवेट या आउटसोर्स करें। नेक्स्ट थिंग, राइट। जब आउटसोर्स करें या लीज करें तो अब मसलन ये फैसलाबाद है, ये 10 के करीब हमारे हैं ये डिस्कोज। डिस्कोर्स। तो अब उसके अंदर अब आप फैसलाबाद ले लें या फॉर दैट मैटर लाहौर ले लें, मुल्तान ले लें, देखिए ये इन इट सेल्फ ये इतनी इतनी बड़ी कंपनीज, मतलब करोड़ों लोगों को ये और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स और कनेक्शंस ये दे रहे हैं। करोड़ों लोगों को ये डिस्कोज जो है ना सप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसीज बन चुकी हैं। इनको भी छोटा करने की जरूरत है। और मैं तो बहुत देर से ये एडवोकेट कर रहा हूं कि आप वो मसलन लाहौर लेस्को है, उसको लाहौर के जितने भी वो 9-10 टाउन्स हैं उसको उन टाउन्स के मुताबिक आप ब्रेकअप कर दें। उससे क्या होगा? उससे 3 चीजें होंगी। नंबर 1 ये होगा कि जितने छोटा डिस्को आप आउटसोर्स करेंगे उतनी अफोर्डेबिलिटी लोकल इन्वेस्टर की बढ़ेगी। मसलन अगर आप लेस्को को एज अ इतना बड़ा जो मॉन्स्टर है उसको आप प्राइवेटाइज या लीज करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के पास इतनी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है। वो आप फिर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आ जाएगी, फिर आप कहेंगे कि जी ये फॉरेनर्स आ गए हैं और ये खरीदना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि इसको छोटे टुकड़ों में बांटें और अगर लेस्को के 8-9 आप उसमें डिवाइड करते हैं और छोटा छोटा उसको आप आउटसोर्स करें तो लोकल इन्वेस्टर भी फिर आ सकता है। एक तो ये बात होगी लोकल इन्वेस्टर। नंबर 2, जितने ज्यादा ये आप इसके आप डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन क्रिएट होगा। सो निश्चित टाउन में मसलन कोई बैठा हुआ है लाहौर में, वो कहेगा जी कि ये दाता दरबार टाउन जो है उसमें तो बिजली भी नहीं जाती, उसके तो रेट भी कम है, तो ये निश्चित के क्यों उतने ज्यादा है? तो एक कंपटीशन क्रिएट होगा। लोग कहेंगे जाके, वो प्रेशर डालेंगे कि जी आप यहाँ पे क्यों वो 2 सड़कें दूर करके वो हमसे 20% कम के ऊपर कर रहे हैं, उनकी बिजली भी नहीं जाती, आप क्यों? सो देयर विल बी कंपटीशन। ये एक मार्केट फोर्सेस कंपटीशन क्रिएट करेंगी प्राइवेट सेक्टर को कि वो बेटर परफॉर्मेंस दें, बेटर क्वालिटी दें, राइट। और ये आपने देखा है, ये आपकी जो फॉर इंस्टेंस टेलीफोन कंपनीज हैं, ये पीटीसीएल, आपको याद है पाकिस्तान में तो जमाना होता था कि वो 10-10 साल टेलीफोन नहीं लगता था,
अब आप जी फोन जी जी जी, बिल्कुल आप याद मोबाइल है। कंपनीज को देखें, देखिए जब प्राइवेट सेक्टर आता है, कंपटीशन आता है, तो कंज्यूमर जो है उसका बेनिफिट होगा। और तीसरी चीज, तीसरा एडवांटेज ये होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिनके अंदर वही पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आके कोशिश करेगा कि उसको कम से कम करे ताकि वो अपने प्रॉफिट्स ज्यादा कर सके। सो ये तो जनाब आपके ये दो काम, इसके बगैर काम सीधा होने वाला नहीं है, ना ही रेट्स नीचे आने वाले, ये दो काम करने। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने तफसील से मैंने भी काफी सीखा इसमें कि ये जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज आप बता रहे हैं। लेकिन मेरा फिर ये सवाल ये उठता है कि देखें, हारून भाई, आपने पहले भी इसका जिक्र किया हुआ, आपको याद है कि हमने रीड्राइंग बजट के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 कि पाकिस्तान का बजट की इंप्रूवमेंट कैसे डोमेस्टिक और एक्सटर्नल जो मीन्स हैं, जो उसके सोर्सेज हैं, हमने ये बात भी की, हमने इससे पहले भी और एक्सपर्ट से भी गुफ्तगू की है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आ, होता क्यों नहीं है। आई नो कि ये बड़ा मुश्किल सवाल है और गवर्नेंस से रिलेटेड है, मगर देखिए ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस, जैसे आप कह रहे हैं कि तैयारी उनकी नहीं थी। अब बात ये होती है कि जाहिर मतलब कोई भी निगरान वजीर आजम हो या वजीर हो, तो कभी वो जरूरी नहीं होता कि तैयारी, लेकिन वो अपने साथ एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, वो पुराना काम देखते हैं, वो 4 लोगों से बात करते हैं। ये होता नहीं है, आगे नहीं बढ़ता। इसकी क्या फंडामेंटल ब्लॉक क्या है इस वक्त पे? दो वजह है। देखिए, नंबर वन तो ये है कि तैयारी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मेरा नहीं ख्याल, रजा, सिवाय हम लोगों के, हमें तो तकरीबन को 16-17 साल हो गए रिसर्च करते हुए और पाकिस्तान प्लान बनाया हुआ है, तो हम ये सारी बातें क्यों करते हैं? वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन एवरीथिंग। हमने जी, क्या किया हुआ है, वो 35-36 लोगों की टीम जो है, वो हमारे पास तो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं, उन्हीं से राइट, हम एजुकेट होते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। तो हमारा उसमें रोल ये है कि हम उनके साथ बैठते हैं और उनकी जो एक्सपर्टीज है, एजुकेटेड लोग हैं, वो सारा नॉलेज लेके हम उसको एक समराइज फॉर्म में लाते हैं और उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो किसी ने ये रिसर्च की नहीं है, सिवाय मैं तो किसी को नहीं जानता जिसने पाकिस्तान के ऊपर इतनी एलैबोरेट रिसर्च की। सो एक तो ये है कि कोई रिसर्च, जो भी आपकी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, किसी किसी की कोई तैयारी नहीं होती, कोई रिसर्च ही नहीं होती। वो गवर्नमेंट में आते हैं तो उसके बाद कहते हैं अच्छा जी, अब जी, हाँ जी, प्रेजेंटेशन दें जी, हमें बताएं, अच्छा जी ये मसला है, तो वो जीरो से शुरू करते हैं। सो सो एक बात तो ये है, इस वजह से नहीं होता। बाय द टाइम उनको समझ आती है तो इट्स अगेन वो प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एंड वो फिर सियासी तरफ लग जाते हैं। दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू, रजा भाई आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जैसे मैंने कहा, अब आप इमेजिन करें, एक हमारी ये जो, टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस केयरटेकर कैबिनेट, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो समझता हूँ इंडिविजुअली सब बड़े अच्छे लोग। अब उसमें 27-28% आपके जो है ना, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं कैबिनेट के अंदर। तो जब ऑलमोस्ट 1/3 लोग फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हों, तो देखिए ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग ऐसे होती है कि वो, खैर वो कभी बात करेंगे जब हम सिविल सर्विस पे बात करेंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग, ये कलेक्टिव विजडम है। ये मतलब आप 24 करोड़ लोगों के बारे में आपका मतलब एक सिग्नेचर जो है वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते तो हैं। आप नी जर्क नहीं, आप एकदम नहीं, आपकी ट्रेनिंग, ये ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है कि भाई ये एक प्रोसेस के थ्रू डिसीजन होनी है। ये नहीं है कि मुझे कह दिया तो मैंने कर दिया, और वो जब भी करते हैं वो फिर सर पे पड़। अब आपकी 1/3 कैबिनेट जो है वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स की है, एंड जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो गेस व्हाट, दे आर सराउंडेड बाय 100% ब्यूरोक्रेट्स। उसमें सेक्रेटरी कैबिनेट भी है, सेक्रेटरी आईटी भी है, सेक्रेटरी फाइनेंस भी है, सेक्रेटरी कॉमर्स भी है, सेक्रेटरी ट्रेड भी है, मतलब वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भी है, वो सारे साइडों पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल अब मुझे बताएं ना, जब वो आपकी प्रिडोमिनेटली उस वक्त जो 60-65%, 2/3 ऑफ द पीपल इन दैट रूम जहां पे कैबिनेट ने फैसले करने हैं, वो उन लोगों की है जिनकी ट्रेनिंग ये है कि भाई स्टेटस को रखना है, फैसला नहीं करना। तो फैसला कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो ये जब तक ये निजाम गवर्नेंस गवर्नेंस का चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहला स्टेप जो है वो सिविल सर्विस, मीनिंगफुल सिविल सर्विस रिफॉर्म। ये नहीं कि नाम चेंज कर दो जी, डीएमजी को पीएएस कर दो, तो सीएसपी को सीएसएस कर दो। तो मतलब इस तरह से ये वाले रिफॉर्म नहीं चाहिए। हमें रिफॉर्म चाहिए हैं, मीनिंगफुल रिफॉर्म। बहरहाल वो एक अलग फिर, so ये दो नहीं,
बहुत अहम बात ही आपने सिविल सर्विस का जिक्र आपने इसमें अच्छा हो क्योंकि अल्टीमेटली देखे ना, प्रॉब्लम ये है कि मिनिस्टर्स भी आते जाते हैं, गवर्नमेंट्स भी आती जाती हैं, असल तो सेक्रेटरीज जो बैठे हुए हैं वहां पे हमारे फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, वो मतलब दे आर द परमानेंट स्टेट। तो अच्छा, बहरहाल ये हम बढ़ते हैं डॉलर की चढ़ती हुई कीमत, 350 350 का अब लोग कह रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगा। और आपको पता है कि आईएमएफ की ये शर्त है कि आपने डॉलर को मैनिपुलेट नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, उसको मार्केट रेट के ऊपर जो उसकी डिमांड है वो और ये जो आई है केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले कहा जा रहा था ना कि एक इकोनॉमिस्ट को लाया जाएगा, आईएमएफ को वो किया जाएगा, तो अब वो प्रूव हो गया है कि बेसिकली फ्री फॉल जो है रुपी का, वो ही मतलब वो क्वाइटली गवर्नमेंट होने दे रही है। डार साहब को पे जो तनकीद होती थी, हारून साहब आपको पता ही अच्छी तरह कि बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये कहना था जी, ये जबरदस्ती डॉलर पे कैप लगाना या मार्केट में कंट्रोल करना, ये गलत पॉलिसी है। अच्छा, अब उसमें यकीनन उसके भी डाउन साइड थी, लेकिन अभी जो डॉलर जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उससे तो जो इन्फ्लेशनरी साइकिल है वो तो और तेजी से ऊपर बढ़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो जरा थोड़ा सा इसका हमें बताएं कि क्या क्या करना चाहिए। वैसे हमने इसके ऊपर भी बहुत बात की है। जैसे आपने जी। कहा, हमारा वो जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम था, रीड्राइंग पाकिस्तान बजट, उसके जी। दो पार्ट्स थे। पहले पार्ट में हमने फिस्कल साइड, डोमेस्टिक साइड डिस्कस की थी, डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, करेक्ट। और फिर पार्ट टू के अंदर हमने एक्सटर्नल साइड जो है उसको डिस्कस किया था। तो आई विश मैं आपको एक सिंप्लीफाई, जिस तरह ये जो मैं पावर के मामले में थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके बता सका हूँ आपको, आई विश मैं डॉलर की रेट के बारे में भी बता सका, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डॉलर का रेट करने के लिए आपको एक होलसम पॉलिसी चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक पॉलिसी। उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। उसके अंदर ये, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक ना हो। और पाकिस्तान की गवर्नेंस तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप चंद इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो शुरू, वो उससे पता लगेगा कि आप शुरू सीरियस हैं। उसमें नंबर वन सिविल सर्विस रिफॉर्म है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी करना है, एंड में जाके इंप्लीमेंट इन्हीं लोगों ने करना। और ये मैं इन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉट दैट वी हैव। आपके जो ब्राइटेस्ट हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जो जो बाकी हमारे, उनमें से बेस्ट हैं ये लोग। लेकिन हम उनको सबको बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेते हैं और एक ऐसी मशीन के अंदर से गुजारते हैं कि वो सारे जो है ना, उनका एक वो माइंड, टोटली माइंडसेट चेंज होकर, तो वही स्टेटस को, और उसके बाद पर्क्स आ जाते हैं, उसके बाद पावर उनके पास इतनी आती है, और वो फिर कॉलोनियल एक वो हेरिटेज, और फिर अब तो और भी बड़ा कुछ हो गया है, करप्शन, ये वो फलाना। एनी हाउ, तो ये इस तरह, ये फिर आप जब तक पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी 3% से ज्यादा जो है, हम ये 2-2.5% कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वो तो 3% से ज्यादा पे हम ग्रो कर रहे हैं। 17-18 हजार बच्चे, वो मैं शुरू हुआ हूँ जब 10,000 बच्चे पर डे पैदा करते थे, अभी ये 17,500 पे आ गए हैं हम लोग। जब तक मुझे बताएं ना कि कैसे कैसे आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप 18,000 बच्चा डेली का पैदा कर रहे हो, तो कितने स्कूल्स बना लेंगे, बिल्कुल कितने अस्पताल बिल्कुल। बना लेंगे, कितनी पुलिस ट्रेन कर लेंगे इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, कितने लोगों को स्किल्स दे देंगे। ये तो 18,000 पर डे है। आप जरा सोचिए मैग्नीट्यूड, 18,000 पर डे का मतलब है कि आपको हजार हजार बच्चे के 18 हाई स्कूल डेली बनाने हैं, डेली। हम्म बिल्कुल। 18,000 बच्चे का मतलब ये है कि आपको हजार हजार बेड का कम से कम 18 डेली अस्पताल बनाने हैं। तो ये मतलब जब तक ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, इसी तरह जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप बताएं ना, डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है उसके अंदर एक, और ये हमने पहले भी बात की है कई दफा, कि एक बहुत की एलिमेंट जो है वो एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे तो आप अदालत में जाएं तो भूल जाएं, कुछ नहीं होगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आपको एक वर्किंग लोकल गवर्नमेंट चाहिए। उसके बगैर आप, मतलब आप नहीं सेंट्रलाइज करके इस्लामाबाद से हर चीज रन कर सकते हैं, या आप 12 करोड़ का प्रोविंस जो है लाहौर से बैठ के नहीं कर सकते हैं। नहीं कर आप वो सकते। 3-3.5 करोड़ का जो जो आप, मैं छोटी ले लेते हैं, कराची का आप ले लें, वो 3-3.5 करोड़ का शहर जो है, वो आप बैठ के वो सेंटर से नहीं कर सकते, उसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हम बात करना शुरू हो जाते हैं, वो 16वां स्टेप ऑन द लेडर, कि जी डॉलर को करें, बट डॉलर को कैसे ठीक करें। आप ये सारी चीजें करेंगे तो कुछ होगा ना।
जी अच्छा, थोड़ा सा मैं बहरहाल फिर भी कोशिश करता हूँ आपकी बात का जवाब देने का। तो अब आप देखें कि हमारा, कैन यू बिलीव कि 2 साल पहले हमारा जो ऑयल का बिल था ना, गलत 2020, हाँ 20 के अंदर, वो 9 अरब डॉलर था, $9 बिलियन। और जो अगला साल आया 2021, उसमें वो $18 बिलियन हो गए, एक साल में डबल हो गया। उसकी वजह ये है कि हमने, हमारी गैस खत्म हो रही थी, हमने एलएनजी इंपोर्ट करना शुरू कर दी। हमने ये जो फ्यूल के ऊपर जो पावर प्लांट्स लगाए, हमें अब उसके लिए ऑयल इंपोर्ट करना बड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो मतलब अब हमारी कंजम्पशन भी ज्यादा हुई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अब आप देखें, डॉलर हमारे पास है नहीं, और $18 बिलियन, जो कि इस वक्त हमारी वो 50-55 की जो इंपोर्ट्स हैं, उसमें से 18 बिलियन, ऑलमोस्ट यू कैन से अबाउट 30% के करीब जो है, वो हमारी ऑयल की इंपोर्ट है। राइट राइट। रुपी आप समझे एक कमोडिटी है। मसलन जैसे टमाटर हैं, लोगों को समझाने के लिए, टमाटर अगर सैलाब आ जाए या वेदर की कोई प्रॉब्लम हो जाए और फसल खराब हो जाए, तो वो टमाटर जो है वो पहुंच जाता है, वो 60 रुपए से पहुंच जाता है 200-250 रुपए के ऊपर। तो सही। उस, क्यों? इसलिए कि उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा है, राइट? अब रुपी को भी आप समझे कि वो इट्स लाइक अ कमोडिटी। अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम पिछले साल की स्टेटिस्टिक्स देख लें, तो हमारी जो है, हमारी इंपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट 27 की है, $27 अरब की एक्सपोर्ट है, और हमारी इंपोर्ट जो है वो उससे डबल है। मतलब आप $100 जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप $200 इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अच्छा, फिर आप कहते हैं नहीं जी, वो $100 हमें रेमिटेंस भी आ जाती है। चलें जी, वेरी गुड, राइट। सो 27 बिलियन की रेमिटेंस आ गई, 27 बिलियन की एक्सपोर्ट हो गई, 54 बिलियन इधर से आ गए, तो इंपोर्ट आपने 54। लेकिन फिर पता लगता है, दरवाजा नॉक होता है, पता लगता है जी आपने हमारे पैसे देने हैं जी, वो वापस करें। सो वो आपके 20-25 अरब डॉलर आपने वापस करने होते हैं, वो कहाँ से आएंगे? वो भी डॉलर में देने हैं। तो ये जो गैप है हमारा 20-25 अरब डॉलर का, दिस इज प्रॉब्लम। और जब तक हम वो 20-25 अरब डॉलर कहीं से नहीं लाएंगे, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। अब वो कैसे लाएं भाई? या तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, या हम इंपोर्ट कम करें। यही दो ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है ना? तो राइट। उसके ऊपर अब मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान का, मैं सुबह देख रहा था कि अफगानी जो है, वो 84 रुपीज का पर जी हाँ। डॉलर। जी हाँ। पाकिस्तान जो है वो 300 पे पहुंच गया, और मार्केट में तो पता नहीं 327 के करीब भी नहीं मिल रहा। तो अब वजह क्या है? मैं बार यही हमने रीड्राइंग पाकिस्तान बजट में पार्ट 2 में समझाने की बात की थी कि आप अगर इमेजिन करें थ्योरेटिकली कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो हो जाएं और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी जीरो हो जाएं, तो क्या होगा? राइट, ये समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। राइट। तो होगा ये कि आपकी $30 बिलियन की जो रेमिटेंसेज आ रही है, वो तो आती रहेंगी, तो आपके रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अफगानिस्तान में एग्जैक्टली ये हो रहा है। उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई है ही नहीं, जो भी है पाकिस्तान के साथ ही है थोड़ी बहुत। तो बिल्कुल। इसलिए उनका रुपये जो है वो स्टेबल है। इसलिए नहीं कि उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, राइट? सो बड़ी सिंपल सी बात। सो अब यू हैव टू डिसाइड कि भाई आपने इंपोर्ट कैसे कम करनी है। आपकी 30% इंपोर्ट जो है, आपकी ऑयल एंड गैस है, वो कहाँ पे जा रही है? हम्म। हम्म। उसको रोकें, ट्रू 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 ट्रू। राइट? अब आईपीपीज के पास जा रही है। जैसे मैंने कहा कि आपका सर्कुलर डेट जो है, उसका 2/3 जो है वो आईपीपीज के ऊपर जाता है। तो आपका जो ये फ्यूल एंड गैस जो है, ये जो भी 50% या 2/3, ये जितना भी ये उधर जा रहा है, टू सिट डाउन विद द आईपीपीज, उनसे आपको रिनेगोशिएट करना पड़ेगा, राइट राइट राइट। उनको बंद करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये दिस इज द सिचुएशन एंड दैट। अब वो कैसे करना है, ये यू हैव टू ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स, राइट? अब उसमें बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो चाइनीज आईपीपीज है। हाँ उनको जी बिल्कुल सो बिल्कुल। यू नो इट्स इसमें डिप्लोमेसी भी इन्वॉल्व होगी,
इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज भी इन्वॉल्व होगी, इसमें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी इन्वॉल्व होगी, और इसमें पॉलिटिकल जो है वो मनूवरिंग भी इस्तेमाल होगी। लेकिन कुछ शुरू तो करें ना। ये तो आके 2 हफ्ते बाद कमेटी बना रहे हैं कि जी अगले 2 हफ्ते बाद बताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चलते चलते वक्त हमारा तकरीबन हमारी आज की ट्रांसमिशन का खत्म हो रहा है। चलते चलते एक बात ये बताइए कि ये अब ये कह रहे हैं जी 9,500 अरब टैक्सेस जमा करेंगे, ऑलमोस्ट करीब करीब 1 खरब रुपया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कर पाएंगे ये एफबीआर? क्योंकि आपने पहले भी, हमने इसके ऊपर एफबीआर के ऊपर तो काफी हमने डिस्कशन की है, आपने बल्कि बड़ी जो है ना सख्त बातें भी की हुई हैं, वो सारा जो है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई विदाउट फंडामेंटल कोई चेंजेस और ऊपर से जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जो हालत हो रही है, तो ये रियलिस्टिक टारगेट है, हारून भाई? अच्छा, बिफोर आई आंसर दिस रजा भाई, ये क्योंकि मैंने सिर्फ एक चीज बताई है कि ऑयल जो है उसके जी आईपीपीज जी जी वगैरह जी के जी साथ जी जी नेगोशिएट जी। वगैरह करें, और भी उसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे मसलन आईटी पे एक्सपोर्ट आपने इंक्रीज करनी है, आईटी पे फोकस करें वगैरह वगैरह। तो मैं, अगर तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले या ट्रेड एंड कॉमर्स वाले सुन रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वो हमारा जो प्रोग्राम रीड्रॉइंग पाकिस्तान बजट, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखें। उसके अंदर हमने सारी डिटेल बताई है कि क्या करना है, हम्म आपका हम्म। डॉलर कैसे कंट्रोल करना है। अब आ जाए आपका ये पॉइंट जो है, ये 9,500 अरब जो जी। फिस्कल साइड पे अब आप कर रहे हैं, जो कि हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो वो तो सिंपल सी बात है, वो मैंने पहले भी समझाया था कि आप मतलब देखें ना, आपकी इकॉनमी जो है वो तकरीबन इस दफा हमने कहा था एवरेज जो है वो ये तो कह रहे हैं कि अगले जून तक 1,05,000 बिलियन के करीब की इकॉनमी होगी। तो हम एवरेज करते हैं, अभी 85,000 अरब की है, तो एवरेज 90,000 अरब अगर लगा लें तो, और 300 रुपए का डॉलर हो चुका है, हमने प्रोडिक्ट किया था, तो वो तकरीबन 300 बिलियन की इकॉनमी। तो 90,000 अरब जो है उसकी इकॉनमी, उसका अगर 10% भी इकट्ठा करें तो वो 9,000 अरब हो जाता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ठीक है जी। अब वो 9,000, इन्होंने 9,500 बिलियन, तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने इंपोर्ट खोल दी है, पता नहीं है हाउ विल दे फंड दैट इंपोर्ट, बहरहाल इन्होंने खोल दिया, तो उससे कस्टम्स ड्यूटीज इंक्रीज हो जाएंगी, और इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखे ना, जब आप इन्फ्लेशन होती है और ये रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो आपकी एक तो कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज होती है, फिर जब वैल्यू बढ़ जाती है रुपी टर्म्स में, जब कुछ आप इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स, क्योंकि ये 90% तो विदहोल्डिंग टैक्स होता है सारा एट सोर्स, वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से देर इज अ गुड चांस कि ये उस, अगर वो ना कर सके 9500 अरब, तो उसके करीब थोड़ा बहुत करीब तो आ जाएंगे मेरे ख्याल से, तो ये कर लेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं, सवाल देखें ये है कि आपके एक्सपेंसेस 14,500 अरब के हैं, वो अच्छा। 9,000 अरब इकट्ठा भी कर लिया तो फिर भी कुछ नहीं होना। करेक्ट और ये करेक्ट। 9,500 अरब में से 5,300 तो चले जाना है उधर प्रोविंसेस को। तो इनके राइट। पास जो है, सो देखिए, वो हमने जो पहले भी डिस्कस किया था रीड्राइंग पाकिस्तान बजट पार्ट 1 में, कि आखिर क्या वजह है कि ये 90,000 अरब की जो इकॉनमी है, ये फॉर्मल है, और कम से कम इतनी जो है इनफॉर्मल है। राइट राइट। तो फॉर्मल से भी ये पूरा टैक्स नहीं ले सकते, तो इनफॉर्मल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, उससे तो टैक्स का नहीं कोई। करता, नहीं करता। तो सवाल ये कि क्यों नहीं है, ये क्यों इनफॉर्मल है, क्यों हम्म। लोग भागते हैं, क्यों नहीं वो टैक्स देना चाहते, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो कहते हैं जी कि हमें तो गार्ड रखने पड़ते हैं ना, आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें फिल्टर लगाने पड़ते हैं, आप क्लीन वाटर नहीं प्रोवाइड करते, आपके गवर्नमेंट के स्कूल इस तरह के नहीं है, हमें प्राइवेट स्कूल वगैरह वगैरह को गवर्नमेंट कुछ नहीं प्रोवाइड, ये भी चलो छोड़ दें ये आर्ग्यूमेंट। मैं कहता हूं कि आखिर क्या वजह है, क्यों कोई मतलब आधे आधी जो है आधा मुल्क वो बिल्कुल ही डार्क में है, वो देता ही नहीं है टैक्स, कुछ सोचता भी नहीं। और उसकी वजह एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंदर रेंट सीकिंग और हरासमेंट का वो लेवल है, इस कदर है कि मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो कभी मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम हमें उस डिपार्टमेंट पे करना चाहिए कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है लोगों के साथ वहां, और वहां पे यानी कि जो ऑफिसर्स क्लीन है उनको हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, हमें पता है क्या है उनके नाम क्या है, इतनी रैम्पेड वहां पे रेंट सीकिंग है। तो एक डिपार्टमेंट की वजह से आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो मतलब ये दुगनी हो सकती है। तो इनको फोकस करें,
सिर्फ ये उनके पीछे जाएं जो कि टैक्स नेट में नहीं है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उससे इनका एफबीआर का ताल्लुक खत्म कर दें। बिल्कुल एक स्टेप बिल्कुल। से आपकी ऑटोमेटिकली जो है सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो जाएगी आपके रेवेन्यू के अंदर। राइट राइट। बिल्कुल, ये बड़ी आपने मैं कहता हूं कि ये अगरचे कि आपने सही कहा कि ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हारून साहब ये जरूरी होता है कि हम इसको बार बार करें, ताकि आपको पता है कि जिसने नहीं सुना वो भी सुने, और लोगों को कम से कम देखिए, जब तक पब्लिक में ये अवेयरनेस, हमारे टैक्स पेयर्स में, हमारे टैक्स ऑफिशियल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी, कैसे कोई तब्दीली आएगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास तो मौजूआत और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है शो का वो खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाजरीन, अगले हफ्ते हम फिर आएंगे वापस यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मजीद गुफ्तगू होगी पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की पॉलिसी चैलेंजेस, और इनको किस तरह से सुधारना है। उसमें जो ख्वाजा साहब के, इन्होंने जो अपनी तहकीक और अपना जो एक्सपीरियंस के निचोड़ से जो सॉल्यूशंस तैयार किए हुए हैं या सॉल्यूशंस की राह बनाई हुई है, उसके ऊपर दोबारा गुफ्तगू होगी। इसके साथ ही खुदाफिज एंड थैंक्स अगेन हारून साहब।